अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि हांगकांग और मकाओ के अवाम चीनी सदर शी जिनपिंग के एक मुल्क दो निज़ाम के उसूल से किस कदर मुतासिर नजर आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर बरदार बहरी जहाज की शंघाई पोर्ट आमद, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लाइव फायर ड्रिल और चीन भर में मुलाजमतों के नए अनगिनत मौके कैसे पैदा हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए करंतना की मुद्दत में कमी, एयरबस के चीनी कंपनियों से 37 अरब डॉलर के कमर्शियल मुआहिदों, फसलों की बुआई के सीज़न के बारे में रिपोर्ट्स भी हिस्सा होंगी। गुज़श्ता 10 बरसों में सिंकियांग उग़योर खुद मुख्तार इलाके के अवाम की ज़िंदगी और बुनियादी ढांचे में बेहतरी के इक़दामात के बारे में भी बताएंगे। पेकिंग यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाने वाले चीनी प्रोफेसर जोड़े से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। हांगकांग और मकाओ के लोग चीनी सदर शी जिनपिंग के अजीम विजन के गर्विदा हैं। वो चीनी सदर के एक मुल्क दो निज़ाम के उसूल को कामयाबी का फार्मूला समझते हैं। हांगकांग की मादरे वतन को वापसी के 25 साल मुकम्मल होने पर सदर शी की तकरीर ने दोनों खित्तों को तरक्की का नया रास्ता दिखाया है। हांगकांग और मकाओ में तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग चीनी सदर शी जिनपिंग के एक मुल्क दो निज़ाम के उसूल पर कामयाबी से अमल दरामद के बारे में तबसरे से बहुत मुतासिर हुए। उनका कहना है कि चीनी सदर की तकरीर ने दोनों खित्तों में तरक्की को नया रास्ता दिखाया है। सदर शी ने गुज़श्ता हफ्ते हांगकांग की मादरे वतन को वापसी की 25वीं सालगिरह और हांगकांग खुसूसी इंतजामी इलाके की छठी मुद्दत के लिए मुंतखब करदा हुकूमत की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अहम तकरीर की और गुज़श्ता 25 साल के दौरान हांगकांग की कामयाबियों का जिक्र किया। इस मौके पर हांगकांग सेफ यूनाइटेड के मरकजी सदर सेथ फाओइन ने कहा कि उन्होंने कौमी निशान को कौमी परचम और इलाकाई परचम के ऊपर लहराते देखा। ये इस इफ्तिताही तकरीब की एक नई खास बात है और ये मादरे वतन के लिए मोहब्बत और एहतराम को भी जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि हांगकांग की नौमुंतखब हुकूमत हांगकांग का इंतजाम संभालने वाले मुहिब वतन के उसूल पर कायम है, जिससे खुशहाली के लिए गवर्नेंस का एक नया बाब खुलेगा। तकरीब से खिताब करते हुए मकाओ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन लाओ थांग फ्याओ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की तकरीर एक मुल्क दो निज़ाम के मकसद की तरक्की के लिए बुनियादी रहनुमाई और अमली रहनुमा का दर्जा रखती है, जिससे इस निज़ाम पर एतमाद और भी मजबूत हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर बरदार बहरी जहाज अलोट शंघाई बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। इस बहरी जहाज की लंबाई 399.99 मीटर और चौड़ाई 61.5 मीटर है। अलोट में 24,000 से जायद 20 फुट मसावी यूनिट बासानी लोड किए जा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर बरदार बहरी जहाज ज़िल्यूट 1 जुलाई को शंघाई की यांगशान बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया, जिससे गहरे पानी की हामिल यांगशान की बंदरगाह पर इंतहाई बड़े कंटेनर बरदार जहाज के बर्थिंग का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। ये बहरी जहाज 399.99 मीटर तवील और 61.5 मीटर चौड़ा है, जिसमें 24,000 से जायद 20 फीट मसावी यूनिट बासानी लोड किए जा सकते हैं। इस कंटेनर बरदार बहरी जहाज पर शंघाई की बंदरगाह पर बर्थिंग के दौरान 3,700 TEU लोड किए जाएंगे। रवां साल अप्रैल से लेकर अब तक 40 बड़े माल बरदार बहरी जहाज यांगशान की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो चुके हैं। यांगशिन बॉर्डर इंस्पेक्शन स्टेशन की जानिब से बंदरगाह की शिपिंग और नकलो हमल की सलाहियत में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए, जिनमें कस्टम क्लियरेंस के तरीक़ाकार में आसानी और बहरी जहाज़ों की आमद पर फौरी खिदमात फराहम करना शामिल है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सिंकियांग फौजी कमान की एक मसनूई रेजिमेंट ने लाइव फायर ड्रिल की। इस जंगी मश्क का मकसद सतह मुर्तफा पर खुसूसी हालात में हमला करने की सलाहियत बेहतर बनाना था। मश्क में तोप खाने, गाड़ियों में नस्ब एंटी टैंक मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियों, राइफल्स, तैयारा शिकन बंदूकों और दीगर छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सिंकियांग फौजी कमान की एक मसनूई रेजिमेंट ने गुज़श्ता दिनों एक फायर ड्रिल का एहतमाम किया, जिसमें मुतादिद अक़साम का हल्का और भारी आतशी असलाह इस्तेमाल किया गया था, ताकि सतह मुर्तफा पर खुसूसी हालात में हमला करने की जामे सलाहियतों को बेहतर बनाया जा सके। सतह समुंदर से तकरीबन 5,200 मीटर की बुलंदी पर तैनात इस रेजिमेंट ने सतह मुर्तफा पर इंतहाई सर्द मौसम के खुसूसी हालात पर काबू पाने की मशक की और अहदाफ पर हमला करने के लिए तोपखाने, गाड़ियों में नस्ब एंटी टैंक
टैंक, मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा फौजी एहलकारों ने मशक के दौरान राइफल, एंटी टैंक रॉकेट, तैयारा शिकन बंदूक और दीगर किस्म के आतिशी असले का भी इस्तेमाल किया। रेजिमेंट के एक स्टाफ अफसर मा छिन यून के मुताबिक ये मशकें फौजियों की सलाहियतों में बहुत इजाफा करती हैं। उन्होंने कहा कि तमाम फौजी एहलकारों ने सतह मुर्तफा पर मैदान जंग के माहौल को जरूरियात के मुताबिक मुतादिद हथियारों पर मुश्तमिल फायर ड्रिल का एहतमाम किया। कमांडर्स की मैदान जंग में कमांड की सलाहियतों और तमाम दस्तों की दुरुस्त हड़ताल की सलाहियतों की मुकम्मल जांच की गई और मजमूई तौर पर फौजियों की असल जंगी महारतों को फरोग दिया। तारिम ऑयल फील्ड में तेल और गैस के इंतहाई गहरे कुएं खोदे गए हैं। शिमाल मगरबी सिंकियांग खुद इख्तियार इलाके में वाक़ई ये तेल गैस का तीसरा बड़ा जखीरा है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने रवां साल की पहली छमाही में इन कुओं से 20 लाख टन की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया है। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग खुद इख्तियार इलाके में वाक़े मुल्क में खाम तेल और गैस के तीसरे बड़े ज़खायर तारिम ऑयल फील्ड में तेल और गैस के इंतहाई गहरे कुएं खोदे गए हैं। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने रवां साल की पहली छमाही के दौरान इन कुओं से 20 लाख टन की रिकॉर्ड पैदावारी सलाहियत हासिल करने का दावा किया है। हाल ही में सहराए ताकलिमकान के अंदरूनी इलाके में वाक़े एक नए कुएं में सतह जमीन से 8,300 मीटर गहराई से 1,000 टन यौमिया पैदावार हासिल की गई है। इसके बाद रवां साल के आगाज से अब तक सतह जमीन से 8,000 मीटर की गहराई तक 1,000 टन से जायद यौमिया पैदावार के हामिल 4 कुएं और 100 टन से ज्यादा यौमिया पैदावार के हामिल 31 कुएं 100% कामयाबी की शरह के साथ खोदे गए। तारिम ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन एकेडमी में ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्वायर असेसमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चांग इन थाओ के मुताबिक फूमान ऑयल फील्ड में तेल और गैस के 1 अरब टन जखायर के हामिल इलाके में 7,500 मीटर से ज्यादा गहराई में तेल और गैस के 70% जखायर मौजूद हैं, जबकि बकिया 18.5% जखायर 8,000 मीटर से ज्यादा गहराई में दफन हैं। फूमान ऑयल फील्ड चीन में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम मंसूबा है, जहां इस साल 8,000 मीटर की गहराई में तमाम 24 इंतहाई गहरे कुएं खोदे जा चुके हैं। कौमी अफरादी क़ुव्वत में नए टैलेंट को सामने लाने के लिए चीन भर में जॉब मेले का इनेकाद किया गया। छिंगतू जॉब मेले में 1500 कंपनियों की शिरकत, तकरीबन 30,000 नौकरियां दी गईं। हुकाम के मुताबिक जॉब मेले में 60% से जायद नौकरियों के लिए नए ग्रेजुएट्स को तरजीह दी गई। कौमी अफरादी क़ुव्वत में नए टैलेंट को सामने लाने और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए चीन भर में मुलाजमतों के मेलों का एक सिलसिला शुरू किया गया है। हाल ही में चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के दारुल हुकूमत चांगतू में बड़े पैमाने पर जॉब फेयर्स का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पैदावार, खिदमात और ज़राअत के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 1500 कंपनीज की जानिब से भर्ती के लिए तकरीबन 30,000 आसामियाँ फराहम की गईं, जिनमें से 60% से ज़्यादा मुलाजमत के मौके नए ग्रेजुएट्स के लिए तैयार किए गए थे। चांगतू में अब से सितंबर के वस्त तक ग्रेजुएट्स के लिए 976 हायर इवेंट्स के इनेकाद का मंसूबा तश्कील दिया जा रहा है। चांगतू टैलेंट सर्विस सेंटर के डिप्टी सेक्रेटरी शोएची के मुताबिक उनके इदारे ने मकामी सतह पर सनती तरक्की के साथ साथ सनती माहौल और इसकी तामीर के लिए इंसानी वसाइल और हुनर बेहतर अंदाज में फराहम करने के लिए कौमी भर्ती एक्शन के साथ मिलकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सरगर्मियों का आगाज किया है। दूसरी जानिब शुमाल मगरबी निंगशिया खुद इख्तियार इलाके में ऑनलाइन और ऑफलाइन 348 जॉब मेलों का इनेकाद किया गया, जिनमें 85,000 मुलाजमतों के मौके फराहम किए जा रहे हैं। करंतना मुद्दत में कमी के बाद कई गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों ने चीन के लिए अपनी परवाजें बहाल कर दी। नए क़वानीन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर 7 रोज़ और इजाफी 3 रोज़ करंतना करेंगे। एयर चाइना ने भी मिलान, मैड्रिड और वारसा के लिए अपनी परवाजें बहाल कर दी। कोरोना की वजह से परवाजें 2 साल से जायद अरसे से बंद थी। चीनी हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी आमद के लिए करंतना का वक्त कम करने के बाद मजीद फ़िज़ाई कंपनीज ने चीन आमद रफ्त के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है। चीन की जानिब से 28 जून को जारी करदा ताज़ा तरीन कोविड-19 कंट्रोल प्रोटोकॉल के तहत चीन में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को 7 रोज़ और इजाफी 3 रोज़ के लिए सेहत की निगरानी के लिए कायम मखसूस मकामात पर तिब्बी माहिरीन की निगरानी में रखा जाएगा। ये मखसूस मकामात में तन्हाई में तिब्बी मुशाहिदे के 14 दिन के अलावा प्रोटोकॉल के गुज़श्ता एडिशन के तहत
तहत घर पर सेहत की निगरानी के 7 रोज के मुकाबले में एक वाज़ेह कमी है। एयर चाइना का कहना है कि उसने मिलान, मैड्रिड और वार्सा के लिए परवाजें बहाल कर दी हैं। चाइना ईस्टर्न और शंघाई एयरलाइंस जुलाई में हर हफ्ते न्यूयॉर्क समेत 22 मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी रूट्स पर परवाज करेंगी। तवक्को है कि हाइनान एयरलाइंस बीजिंग से मॉस्को और टोक्यो समेत दीगर रूट्स का भी इजाफा करेगी। जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज 11 जुलाई से बीजिंग से टोक्यो के लिए परवाजें दोबारा शुरू करेगी। गुज़श्ता 2 साल से ज़ायद अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद ये फ़िज़ाई कंपनी की जानिब से बीजिंग के लिए पहली परवाज होगी। चीन की 3 फ़ज़ाई कंपनियों ने एयरबस से 37 अरब अमरीकी डॉलर के मुआहदे किए हैं। यूरोपीय मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉरपोरेशन के मुताबिक इन कंपनियों में चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, एयर चाइना शामिल हैं। तीनों कंपनियां एयरबस से मुख्तलिफ अक़साम के 292 तैयारे खरीदेंगी। यूरोपीय मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉरपोरेशन के मुताबिक एयरबस ने 1 जुलाई को चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, एयर चाइना और इसकी ज़ैली कंपनी शानचन एयरलाइंस के साथ 37 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के A320-292 फैमिली तैयारों के ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। उसी रोज जारी किए गए ऑर्डर्स के हवाले से अपने ऐलानात में चाइना सदर्न एयरलाइंस ने कहा है कि वो 96 A320 न्यू फैमिली जेट तैयारी खरीदेगी, जबकि एयर चाइना और इसकी ज़ैली कंपनी शानचन एयरलाइंस ने भी इसी नौयत के 96 तैयारों की खरीदारी की तस्दीक की है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 100 A320 न्यू तैयारे खरीदने का ऐलान किया है। तीनों फ़ज़ाई कंपनीज का कहना है कि तैयारों की खरीदारी का मुआहदा मार्केट की तलब के मुताबिक है और शहरी हवाबाजी की सनत की मुस्तकबिल की तरक्की में एतमाद पर मबनी है। एयरबस के मुताबिक A320 न्यू फैमिली का हवाई जहाज 50% शोर की कमी के साथ ईंधन और कार्बन डाइऑक्साइड की मद में कम से कम 20% बचत करता है। मई के आखिर तक चीनी ऑपरेटर्स के पास एयरबस के इन सर्विस बेड़े में कुल 2070 तैयारे मौजूद थे। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार चीनी खातून 20 बरस से बुजुर्गों और माजूरों के लिए नर्सिंग होम चला रही हैं। 60 साला योंग शिफिंग ने युआन शहर का पहला नर्सिंग होम खोलने के लिए अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च कर दी थी। नर्सिंग होम में बुजुर्गों को अमले की जानिब से प्यार, मोहब्बत और भरपूर तवज्जो मिलती है। नर्सिंग होम ऑपरेटर की एक तंजीम जिम्मेदारी के मजबूत एहसास और दर्दमंद दिल के साथ उन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो उसे चीन के शुमाली सूबा शानशी के सदर मकाम ताइवान में दरपेश हैं, ज़ईफ अफराद की बेहतर निगहदाश्त के साथ मदद कर रही है। 60 साला यांग शी फांग ताइवान में एक नर्सिंग होम चलाती हैं। उन्होंने 20 साल पहले शहर में पहला नर्सिंग होम खोलने के लिए अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च कर दी थी। यांग के लिए ज़ईफ अफराद की देखभाल के शोबे में कदम रखने की इब्तदाई वजह मुबैना तौर पर अपने वालिद की अच्छी देखभाल न करने का दुख था, लेकिन आखिरकार ये छोटा सा नर्सिंग होम शहर के वाहिद और सिलसिलावार नर्सिंग होम्स में तब्दील हो गया, जहां मकामी बुजुर्गों को प्यार, मोहब्बत और देखभाल मिलती है। यांग कहती हैं कि जब उनके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया तो उन्हें उनकी अच्छी देखभाल न करने पर अफसोस हुआ और इसमें उन्हें अपनी ही ज़ात कसूरवार महसूस हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत से जिस्मानी या ज़हनी तौर पर माजूर ज़ईफ अफराद अपने ख़ानदानों पर संगीन बोझ बन रहे हैं, तो उन्होंने नर्सिंग होम खोलने का फैसला किया। उनका कहना है कि ये कोई आसान काम नहीं है। नर्सिंग होम में रहने वाले 90% से ज़्यादा उम्र रसीदा अफराद या तो जिस्मानी या फिर ज़हनी तौर पर माजूर हैं। यांग के मुताबिक उन्हें इस काम की आदत डालने में कुछ वक्त लगा, लेकिन वो इस कारोबार पर इसलिए कायम रहीं क्योंकि उनके मेहमान उनसे प्यार करते हैं और उन्हें यांग की ज़रूरत है। पाई हाथां चेचियांग अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के चेचियांग सेक्शन की तामीर 2 जुलाई को मुकम्मल कर ली गई। 234 नए टावर्स के साथ चेचियांग सेक्शन 113 किलोमीटर तवील है। ये मंसूबा चीन के मगरिब से मशरिक तक बिजली की तरसील का अहम हिस्सा है। इससे सालाना पावर ट्रांसमिशन 23.6 अरब किलोवाट घंटा से तजावुज़ करने की तवक्को है। मशरकी चीन में पाई हेथान चेचियांग अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के चेचियांग सेक्शन की तामीर 2 जुलाई को मुकम्मल कर ली गई। ये तरसीली लाइन चीन के जुनूब मगरिब में वाक़े दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन पाई हेथान से शुरू होती है। ये चीन के मगरिब से मशरिक तक बिजली की तरसील के प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, जिसकी मजमूई लंबाई 2140.2 किलोमीटर और तरसील की सलाहियत 8000 मेगावाट है। मंसूबे का चेचियांग
सेक्शन 113.95 किलोमीटर तवील है, जिसमें 234 नए टावर नस्ब किए गए हैं। ये पूरे मंसूबे का पहला मुकम्मल शुदा हिस्सा है। पाईहाथान चचियांग UHVDC ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव मैनेजर छाओ चांगलिंग के मुताबिक मंसूबे के चचियांग सेक्शन का इलाका इंतहाई पेचीदा है, जिसमें ऊंचे पहाड़ और गहरी आबी गुजरगाहें मौजूद हैं। इस तरसीली लाइन को मुताद्दिद तेज रफ्तार सड़कों, रेलवे लाइंस और बिजली की अहम तरसीली लाइंस को अबूर करने की जरूरत है, जिसके पेश नजर इसकी तामीर को मुश्किल करार दिया गया है। सेक्शन मुकम्मल होने और इसके जरिए बिजली की बाकायदा तरसील के बाद सालाना पावर ट्रांसमिशन 23.6 अरब किलोवाट घंटा से तजावुज करने की तवक्को है। मगरबी सूबा गोइशू में पानी से भरी सड़कों पर दिलचस्प ड्रैगन परेड का एहतमाम किया गया। ये परेड मियाओ कौमियत की जानिब से योयोय लियो नामी सालाना त्यौहार का हिस्सा है। ड्रैगन और दीगर जश्न मनाने वालों पर पानी छिड़कना त्यौहार की अनोखी खुसूसियत है। चीन के जनूब मगरबी सूबा गुइचाओ में 2 जुलाई को चांग तोंग नान म्याओ की चियानहे काउंटी और तोंग खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में पानी से भीगी सड़कों पर ड्रैगन्स की परेड ने सयाहों और मकामी लोगों को यकसां तौर पर महसूस किया। ये परेड म्याओ कौमियत की जानिब से हर साल मनाए जाने वाले लियू योए लियू नामी त्यौहार का हिस्सा है। ड्रैगन और दीगर जश्न मनाने वालों पर पानी छिड़कना इस त्यौहार की एक अनोखी खुसूसियत है, जो कई नस्लों से जारी है और इसका आगाज गर्मी के महीनों में बारिश के लिए दुआ करने की रस्म के तौर पर किया गया था। ड्रैगन परेड के साथ साथ मेले में जाने वालों ने रिवायती म्याओ वाटर ड्रम डांस को भी खूब पसंद किया, जिसमें म्याओ कौमियत के रिवायती कपड़ों में मलबूस रक्कास एक बड़े ढोल के गिर्द घेरा डालते हैं और ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। वाटर ड्रम डांस, जो 500 साल कदीम है, खानदान और पड़ोसियों के लिए नेक तमन्नाओं का एक रिवायती तरीका है, जबकि इस मौके पर अच्छी फसल यकीनी बनाने के लिए आसमान से बारिश की दरखास्त भी की जाती है। पानी के ढोल के रक्स को मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सूबा गुइचाओ के गैर महसूस सकाफती वर्षे के एक हिस्से के तौर पर तस्लीम किया गया है। तिब्बत खुद इख्तियार इलाके में युमाए टाउनशिप नामी सरहदी गांव ने बेहतर नक्लो हमल और बुनियादी ढांचे के साथ नई शक्ल इख्तियार कर ली है। गांव बसाने वाले 3 अफराद की याद में यहां म्यूजियम भी कायम किया गया है। चीन के जनूब मगरबी तिब्बत खुद इख्तियार इलाके में युमाए टाउनशिप ने, जो कभी एक अलग थलग सरहदी गांव था, बेहतर नकलो हमल और बुनियादी ढांचे के साथ एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। लुहानजे काउंटी में युमाए की आबादी हमालिया के जनूबी दामन में वाक़ है। युमाए को 1959 में एक इंतजामी बस्ती के तौर पर कायम किया गया था और इस वक्त सांग ये छूफा को उस छोटे से शहर का पहला सरबराह मुकर्रर किया गया था। 1960 की दिहाई से 2 बहनें छुईकर और यांगजूम ने, जो नस्ली तौर पर तिब्बती हैं, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया ताकि चीन के इस दूर दराज जनूब मगरबी इलाके में सरहदी इलाकों के चंद हिस्सों की हिफाजत की जा सके। ये लोग कई वर्षों से बस्ती के वाहिद मकीन थे, जो सरहदी इलाके में गश्त और हजारों मुरब्बा किलोमीटर जमीन की हिफाजत इस पुख्ता यकीन के साथ कर रहे थे कि हमारा आबाई शहर युमाए है और हमारा मुल्क चीन है। युमाए में इनके ताउन की याद में 3 अफराद की बस्ती नामी कदीम रिहायशगाह पर बस्ती की तारीख की अक्कासी करने वाला एक म्यूजियम तामीर किया गया है। जनूबी चीन के हाइनान और क्वांगतुंग सूबों में समुद्री तूफान छावा ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से मकामी रिहायशियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता और नकलो हमल में तात्तुर आ चुका है। सूबा क्वांगतुंग में समुद्री तूफान के बायस इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। रवां साल का तीसरा समुद्री तूफान छाबा जनूबी चीन के हाइनान और क्वांगतुंग जैसे सूबों में मुतनव्वे असरात का बायस बन रहा है, जिससे मकामी रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नकलो हमल में तात्तुल आ चुका है और मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो चुकी है। हाइनान के शहर सानिया में चंद अफराद मूसलाधार बारिश और आंधी के बायस एक गाँव में महसूर हो गए, क्योंकि वहाँ कुछ इलाके 1 मीटर से ज्यादा गहरे पानी से भर चुके हैं। मकामी फायर फाइटर्स की जानिब से गाँव में पहुँच कर पेशावराना आलात बशमूल तैरते हुए स्ट्रेचर्स के साथ हंगामी इनखला अमल में लाया गया। इस दौरान 20 से ज्यादा देहातियों, ज़ईफ अफराद, बच्चों और एक हामला खातून को तेजी से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सूबा क्वांगतुंग में जहां समुद्री तूफान ने हमला किया, 3 जुलाई को भी तूफानी बारिशें हुई, जिनके पेश नजर मकामी महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया, जो चीन के 4 दर्जों पर मुश्तमिल कलर कोड के हामिल मौसमी तंबीही निज़ाम के मुताबिक सबसे शदीद वार्निंग है, जिसे तूफानी बारिश के लिए जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट को दूसरी बुलंद तरीन वार्निंग के तौर पर अर्जियाती तबाही के लिए जारी किया जाता है।
چین کے سنکیانگ اوغیور خود مختار علاقے میں 10 برسوں کے دوران مثالی ترقی ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت کے اقدامات کی بدولت عوام کی زندگی اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ سنکیانگ میں ذرائع نقل و حمل پر 26 ارب ڈالر سے زائد خرچ کیے جا چکے۔ صحرائے تکلاماکان میں ریل لائن بچھانے کے لیے سنکیانگ میں کام کا آغاز کر دیا گیا۔ 825 کلومیٹر طویل ریل لائن کا تقریباً 65% حصہ صحرا کے اندر سے گزرتا ہے۔ حکام کے مطابق پہلی مرتبہ ریگستان کے ساتھ پورے دائرے میں ریل چلانے کی نئی روایت قائم ہوگی۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے نے گزشتہ 10 سال کے دوران عوام کی زندگی اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چین میں 2712 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کے آخری حصے کے تحت، جو چین کے سب سے بڑے صحرا تکلا مکان سے بھی گزرتا ہے، 3.5 سال کی چیلنجنگ تعمیراتی کوششوں کے بعد 16 جون کو سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 825 کلومیٹر طویل یہ نیا ریلوے سیکشن ہوتھان شہر سے مشرق کی جانب دنیا کے دوسرے بڑے ریگستان تکلا مکان کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ روچیانگ کاؤنٹی کی جانب بڑھتا ہے۔ اس ریل کی پٹری کا تقریباً 65% حصہ صحرا کے اندر سے ہی گزرتا ہے۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ کے مطابق اس ریل روڈ کے افتتاح سے دنیا میں پہلی بار ریگستان کے ساتھ پورے دائرے میں ریل گاڑی چلانے کی نئی روایت قائم ہو جائے گی۔ یہ راستہ سنکیانگ کی متعدد اہم مصنوعات بشمول کپاس، اخروٹ، کھجور اور معدنیات کے لیے نقل و حمل اور لاجسٹکس کی سہولت فراہم کرے گا۔ چند روز پہلے ہوتھان کے ریلوے پلیٹ فارم پر مسافروں نے ریل گاڑی کے پہلے سفر کا تجربہ کیا، جو 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے، اور اس سے سفر کو آسان بنانے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع میں بہتری کے لیے مدد ملے گی۔ ایک مسافر کے مطابق دور دراز سرحدی علاقوں میں رہنے کے باوجود وہ اپنے آبائی علاقے کی جانب ریل گاڑی کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ یہاں روزمرہ زندگی کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں کے مکین خاص طور پر ایسے عظیم دور میں رہ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد سے مرکزی حکومت نے سنکیانگ کے دور دراز علاقوں میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں 180 ارب یوان یعنی تقریباً 26.8 ارب امریکی ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے۔ سنکیانگ میں 24 سول ہوائی اڈے کام کر رہے ہیں، جن میں سے 1/3 دور دراز سرحدی کاؤنٹیز اور شہروں میں واقع ہیں۔ ریلوے کی سہولت تمام پریفیکچرز اور شہروں تک پہنچ چکی ہے، جو اس کے کاؤنٹی کی سطح کے 80% سے زائد انتظامی علاقوں کا احاطہ کرتی ہے۔ سنکیانگ میں 2021 کے دوران دور دراز کے دیہی علاقوں میں 9000 کلومیٹر سے زائد طویل سڑکیں تعمیر یا اپ گریڈ کی جا چکی ہیں، جس سے اس کے کثیر الجہتی ٹریفک نیٹ ورک کی اپ گریڈنگ میں تیزی آئی ہے۔ دوسری جانب سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں واقع اکتاش ٹاؤن کے دیہاتیوں نے غربت سے نجات حاصل کرنے اور نقل مکانی کے بعد نئے طرز زندگی کو اپنا لیا ہے۔ ویغور زبان میں اکتاش کا مطلب سفید صحرا ہے۔ 5 سال پہلے یہ علاقہ واقعی ایک صحرا تھا، لیکن اب اسے اکتاش ٹاؤن میں تبدیل کیا جا چکا ہے، جو سنکیانگ میں 14,000 نفوس پر مشتمل آبادی کے ساتھ غربت سے نجات کا سب سے بڑا مقام ہے۔ ہانزولا مووو بولی کے خاندان کے 5 افراد 2018 میں کیکا ٹاؤن سے اکتاش چلے گئے تھے۔ اب پورا خاندان ایک روشن نئے گھر میں رہتا ہے اور ہانزولا مو کو قصبے میں ملازمت مل گئی ہے۔ اپنے فارغ وقت میں وہ لائیو سٹریم کے ذریعے پھل بیچنے کے لیے اپنے گھر کے سامنے بنائے گئے گرین ہاؤس میں جائیں گی۔ اس کے علاوہ آسان ایکسپریس ڈیلیوری سروس کی مدد سے وہ کسی بھی وقت انٹرنیٹ سے اپنا پسندیدہ لباس خرید سکتی ہیں۔ ہانزولا مو کہتی ہیں کہ وہ اشیاء خریدنے بازار جایا کرتی تھیں کیونکہ وہاں کوئی آن لائن شاپنگ سروس نہیں تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ لائیو سٹریم کے ذریعے پھل بیچتی ہیں کیونکہ ان کے آبائی شہر میں اپنے باغات ہیں۔ ہانزو اپنی کمائی ہوئی رقم سے اپنی پسند کے کپڑے خریدتی ہیں اور اپنے والدین کی کفالت کرتی ہیں۔ سوپور ریحان مہاتیر جب ماضی میں پہاڑوں میں رہتی تھیں تو ان کی آمدنی بہت کم تھی۔ ان کا خاندان صرف بھیڑیں چرانے اور کھیتی باڑی پر انحصار کرتا تھا۔ اکتاش منتقل ہونے کے بعد اب وہ قصبے میں بھنے ہوئے گوشت کی دکان چلاتی ہیں اور ماہانہ 5,000 سے 6,000 یوان یعنی تقریباً 750 سے 900 امریکی ڈالر تک آمدنی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس دکان کا مالک ہر دوسرے ہفتے کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے بس لے کر ایچنگ کاؤنٹی جاتا ہے۔ سوپر ریحان کہتی ہیں کہ اب وہ سامان خریدنے کے لیے کاؤنٹی تک بس پر سفر کر سکتی ہیں، جس میں 20 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، لیکن ماضی میں یہاں کے مکینوں کے لیے کاؤنٹی تک جانا خاصا تکلیف دہ تھا کیونکہ سڑک بہت خراب تھی۔ اس وقت جب بارش ہوتی تھی تو ان کی والدہ اور والد انہیں اسکول لے کر جاتے تھے کیونکہ ان کے لیے اکیلے چلنا مشکل تھا۔ اکتاش پرائمری اسکول میں ایک زیر تربیت استاد نوربی یامو ممیت تولا 2019 میں اوشاباشی ٹاؤن سے اپنے خاندان کے ساتھ یہاں منتقل ہوئیں۔ ان کے علاقے
علاقے میں اسکول کی تعلیم بہت اچھی نہیں تھی. 2 کلاس رومز میں صرف 3 اساتذہ تھے اور والدین تعلیم کی اہمیت سمجھنے سے قاصر تھے. ایک پہاڑی علاقے سے آنے والی نوربی یامو اپنے آبائی شہر کے بچوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے استاد بننے کا خواب دیکھتی ہیں. نوربی یامو نے بتایا کہ وہ اسکول میں تھیں تو والدین سوچتے تھے کہ پڑھائی ایک بیکار چیز ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی محدود صلاحیت کے باوجود بچوں کا مستقبل بہتر بنانے میں مدد کرنا چاہتی ہیں اور ان کی رہنمائی کرنا چاہتی ہیں. یہاں نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو غربت سے نجات دلانے کے لیے مقامی حکام نے کارخانے بھی قائم کیے ہیں تاکہ انہیں ملازمتیں تلاش کرنے میں مدد مل سکے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے. بریک کے بعد خوش آمدید. چین کی ترقی میں پیکنگ یونیورسٹی کا کلیدی کردار رہا ہے. 1 صدی سے زائد تاریخ کی حامل پیکنگ یونیورسٹی کا شعبہ اردو چین میں یہ زبان سکھانے والا پہلا ادارہ ہے. یہاں سے ہزاروں طلباء و طالبات اردو زبان سیکھ کر چین اور دیگر ممالک میں خدمات فراہم کر رہے ہیں. محترمہ کھو نے چین میں اردو زبان سکھانے کا نظام مرتب کیا. انہوں نے 8 نصابی کتب تحریر اردو چینی لغت بھی مرتب کی. محترمہ کھو کے شوہر نے یونیورسٹی میں پاکستان ریسرچ سینٹر قائم کیا ہے. تو آئیے آپ کو پاکستان کے اس دوست جوڑے سے ملواتے ہیں. دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اردو زبان کیسے سیکھی ہے. آج میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں پیکنگ یونیورسٹی میں اپنے اردو زبان کے اساتذہ سے. پیکنگ یونیورسٹی چین کی پہلی یونیورسٹی ہے. یہ 120 سے زائد سال پرانی یونیورسٹی 1898 میں قائم ہوئی تھی. پیکنگ یونیورسٹی کا شعبہ اردو بھی چین میں اردو سکھانے کے حوالے سے پہلا ادارہ ہے. یہ 1954 میں قائم کیا گیا تھا. اس وقت میں بہت گھبراتی ہوں کیونکہ اساتذہ کے سامنے اردو میں اگر میرے جملے میں کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے پتا نہیں کیا کروں گی. یہ منظر کچھ دیکھا سا لگتا ہے. ایک دم اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں واپس گئی. Oh my God, I got my goosebumps. Oh my God. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ آئی ہے. میں ٹھیک ہوں. اوپا کے پاس سے ہوں. موبائل پہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتی تھی. مجھے آپ بہت یاد آتی ہے نا. اچھا شکریہ. مجھے بھی آپ کی بہت یاد آتی ہے. یہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. آپ بھی بہت اچھی. آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. نوجوان. اچھا شکریہ. محترمہ کھو نے پیکنگ یونیورسٹی کے مشرقی زبانوں کے شعبے سے 1974 میں گریجویشن کی. وہ پڑھنے لکھنے کی شوقین ہیں. انہوں نے چین میں اردو زبان سکھانے کا نظام قائم کیا ہے. تدریس کے دوران انہوں نے 8 نصابی کتب لکھے تو لغات چینی سے اردو لغت اور اردو سے چینی لغت مرتب کی جو پہلے چین میں موجود نہیں تھیں. کہا جا سکتا ہے کہ چین میں اردو کی بیشتر تدریسی کتب انہوں نے ہی لکھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس وقت بیشتر اردو بولنے والے چینی ان کے ہی دوبا ہیں یا ان کے دوبا کے دوبا ہیں. جب میں آپ کو طالب علموں کے ساتھ دیکھتی ہوں آپ ہمیشہ پرجوش نظر آتی ہیں. ہمارے دل میں یہ سوال ہے کہ اردو سکھانے کا اس قدر شوق کس وجہ سے ہے؟ اچھا سب سے پہلے مجھے بچے بہت پسند ہیں. خاص طور پر طلباء میرے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خود بخود میرے دل میں جوش خود ابھرتا ہے.
और दूसरी वजह यह है यहाँ के यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है वो चीन के लायक ज़हीन ख्याल रोशन ख्याल के तलबा है वो बहुत अच्छे हैं ना। मेरा फ़र्ज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचाएँ ताकि आइंदा वो जिम्बा दोस्ती के लिए ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकें और जिम्बा दोस्ती को फ़रोग़ देने में अपनी खिदमत पेश कर सकें। वाकई हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि जिम्बा दोस्ती के लिए काम करें। पीकिंग यूनिवर्सिटी दीगर यूनिवर्सिटी से मुमताज़ इसलिए भी हैं कि मुल्क की तकदीर बदलने और इसकी तरक्की में इसका बेहद अहम किरदार रहा है। 100 साल से ज़ायद अरसे से चीनी माशरे में बेहतरी और तब्दीली की हर कोशिश का या तो यहाँ से शुरू हुआ है या यहाँ से उसे फ़रोग़ मिला है। इस यूनिवर्सिटी में हम अपने आप को पहले से भी ज़्यादा जानने और समझने लगते हैं। इसीलिए इस खोज और जुस्तजू में रहते हैं कि हम माशरे और मुल्क के लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं। जैसा कि मोहतरमा खोंग ने कहा, पीकिंग यूनिवर्सिटी में हम न सिर्फ ज़ुबान सीखते हैं बल्कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को समझने और इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के बारे में कोशिश करते हैं। पीकिंग यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा और मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात देने होंगे। सुबह और शाम किताब का सबक लाजमी याद करना पड़ता था। हफ्तेवार इम्तिहान ज़ुबानी और तहरीरी दोनों देने होते थे। इसके अलावा बुनियादी उर्दू तर्जुमा, उर्दू अदब, ड्रामा, पाकिस्तानी माशरा और सकाफ़त, पाकिस्तानी हालात हाज़रा वगैरह वगैरह। उर्दू ज़ुबान से नावाकिफ़ होने से लेकर पाकिस्तान की जामे तफ़हीम तक ये 4 साला सफ़र 3 रात की अनथक मेहनत से ही मुमकिन हुआ। पीकिंग यूनिवर्सिटी का मुल्क की खिदमत का जज्बा कभी भी महज एक नारा नहीं रहा, बल्कि ये एक बेलौस अमली जज्बा है। आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? अच्छा, कभी कभी बच्चों को लेक्चर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा वक्त उर्दू अदब पर या तहक़ीक़ पर लगाती हूँ। और दूसरा काम ये है उर्दू के तहतानों का तर्जुमा भी करती हूँ। अच्छा, आप देखिए ना यहाँ कितने अफसाने पड़े हुए हैं। कुछ तरक्की पसंद के अफसाने पड़े हुए हैं और इनमें से चिटियत भी पाई जाती है। आप देखिए ना, ये ज़फ़र अस्सलाम के किताबें हैं जिसका नाम है खोड़ों के शहर में अकेले आदमी है। इसमें एक बहुत मशहूर अफसाना है जिसका नाम है इस शहर में इब्रानो। आपने पढ़ा हाँ भी होगा। तो फिर इसमें ये बताया गया है कि इस ज़माने में कि अहलाकी के तौर पर लोगों को अपने आप पर पाबंद करना चाहिए और एक कौम के दरमियान इत्तेहाद करना चाहिए। वक्त हुआ तो हमेशा की तरह उन्होंने अपना खाना अपने शौहर के साथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में खाया। उनके शौहर थांग साहिब भी पाकिस्तानी उलूम के माहिर हैं। उन्होंने पीकिंग यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान रिसर्च सेंटर कायम किया, जो चीन में पाकिस्तान पर तहकीक करने वाले इदारों में सबसे बेहतरीन है। तदरीस की बजाय थांग साहिब पाकिस्तानी सियासत और सकाफत के मुतालिए की तरफ ज़्यादा माहिर हैं। हालिया बरसों में सिपह की तामीर ज़ोर शोर से जारी है। इसके फ़रोग़ के लिए पीकिंग यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान रिसर्च सेंटर ने थांग साहिब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ इजलास और सेमिनार्स का इनाकाद किया।
इस तरह बराह रास्त बातचीत के जरिए चीन और पाकिस्तान की तशवीश को दूर किया गया और दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहिमत को मजबूत किया गया। सीपैक के मुस्तकबिल के बारे में आप कैसे देखते हैं? सीपैक शुरू में यानी वो तवानाई और बुनियादी तामीरात के बारे में और दूसरे मरहले पिछले साल ताहिर हो गए और ये इंडस्ट्री जोन और ज़राअत और अवामी फलाह बहबूद के बारे में। और मैं समझ रहा हूँ कि दूसरे पहले मरहले में हम बहुत तजुर्बे हासिल कर गए और दूसरी मरहले तक और चीनी अवाम पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से दोनों हुकूमत की रहनुमाई से और दोनों मुल्क की कंपनी की कोशिशों से ये ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और जब तक कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान इकनॉमी की तरक्की और मजबूत हो जाएंगे और पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी भी खुशहाल की तरफ से ले जाएंगे। मेरे हाल में ये सीपैक जो है न सिर्फ पाकिस्तानी को फ़ायदा होता है और चीनी हुकूमत और चीनी अवामों को और चीनी कंपनियों को भी फ़ायदा हो जाएंगे। सीपैक पर बात करना शुरू करें तो दोनों असातिज़ा की बातें ख़त्म नहीं हो सकती। इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी भर की तालीम को जिम्बा दोस्ती के तजर्बे फ़रोग़ और इस वरासत को आगे मुंतकिल करने में इस्तेमाल किया है। हम पीक्यू यूनिवर्सिटी के पुरजोश तोबा की कई नस्लों को उनके हाथों में परवान चढ़ते और अमली ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते देख सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दरियाए हान के किनारे वाक़े सरसब्ज़ व शादाब शहर शियांगयोंग में ज़राअत के लिए लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं। शियांगयोंग में वाक़ चाय के बागात दुनिया भर में मशहूर हैं। शियांगयोंग के ग्रीन हाउसेस में बड़े पैमाने पर मशरूम काश्त किए जाते हैं। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। शहर शियांगयांग दरियाए हान की वजह से मार्ज़ वजूद में आया। यहाँ गर्म और ठंडी हवा की आमेज़िश है जिससे 4 अलग अलग मौसमों के साथ कुदरती आबो हवा पैदा होती है। ये मौसम शियांगयांग में ज़राअत के लिए लामहदूद इम्कानात फराहम करता है। यहाँ की ज़्यादातर फसलें मौसम बहार में काश्त होती हैं, मौसम गर्मा में परवान चढ़ती हैं, मौसम ख़ज़ा में काटी जाती हैं और मौसम सरमा में ज़ख़ीरा की जाती हैं। लेकिन चाय और मशरूम की काश्त के तरीक़े मुख्तलिफ हैं। चाय जनूबी चीन के बेहतरीन पौधों में से एक है। शहर शियांगयांग के जुनूब में वाक़े नानचांग काउंटी में चाय के बागात के मेज़बान वांग शियानशुई साल की बेहतरीन मयारी चाय चुन रहे हैं, यानी मौसम बहार की चाय। हमारा चाय का बाग चाइना ऑर्गेनिक वैली के मरकजी इलाके में वाक़े है। यहाँ काश्त के इलाके का रकबा तकरीबन 153 हेक्टेयर है। इसकी तारीख 30 साल से भी ज्यादा है। सर्दियों में चाय के पौधे मुरझा जाते हैं। जब बहार आती है तो तमाम चीजें दोबारा जी उठती हैं। चाय के पौधे पर सब्ज पत्तियां फूटने लगती हैं। ये बहार की चाय असल खाम माल है जिनकी हवांग शानशोई को जरूरत है। हम जो चाय बनाते हैं वो मजमूई तौर पर आला मयारी चाय है। हमेशा खाम माल की शदीद जरूरत रहती है। इसके लिए 3 बुनियादी बातों का ख्याल रखा जाता है: नाजुकी, ताजगी और यकसानियत। आज की चाय देखें, एक कली और एक पत्ती। इस मयार के मुताबिक तलाश करें। पत्तियां ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लंबी पत्तियां मुनासिब नहीं रहती। जब हम चुनते हैं उसे सिर्फ उठा सकते हैं, तोड़ नहीं सकते।
चुटकी से तोड़ी जाने वाली चाय के तने सुर्ख होते हैं। मुझे दिखाएं कि आपने क्या चुना है। जरी सहूलियात चाय के बाग में फैली हुई है। यहाँ स्टिकिंग पेपर्स कीड़े मार अद्वियात की जगह ले चुके हैं, जिनसे हर चाय की पत्ती की नामियाती सेहत की जमानत दी जाती है। निगरानी का निजाम चाय के पौधों को नशोनुमा का मुशाहिदा करने का जिम्मेदार है। बिल्ट इन मुआयने का सामान असल वक्त में मिट्टी की नमी और pH को रिकॉर्ड करता है। चाय उठाओ, ऊपर मौजूद बहनों, चलो एक साथ नीचे चलती हैं। ठीक है, चलो। हम नामियाती और साइंसी तरीकों के मुताबिक चाय का बाग लगाते हैं, जिससे इस बात को भी यकीनी बनाया जा सकता है कि हमारी चाय का हर बीज नामियाती, सेहतमंद और सब्ज है। क्वालिटी को यकीनी बनाने की जरूरत है। मैंने अभी अभी इनसे कहा है कि हर फूल और पत्ती को अलग अलग होना चाहिए। देखो, ये ज्यादा लंबी है। चाय में मौसम बहार का ताज़ा जायका है। ये चाय को पसंद करने वालों के लिए चाहत का इजहार है। थोड़ी देर में आप मशीन का इस्तेमाल करते हुए ये करें। मैं बर्तन में थोड़ी सी चाय डालती हूँ। हवांग फंग शीन, इधर आओ। तुम दोनों इसे मेरे पास ले आओ। दूसरी परत बहन के साथ चाय लेकर जाओ। सब्र से मसलना, महारत से भूनना, इन हिदायत से चाय की रवायती महारतें ही नहीं बल्कि चाय के बारे में तस्वीरात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। अब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? जानती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मसल रही हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छा। दर हकीकत मसलने का अमल पत्थर की सिल को तोड़ने जैसा है। अगर चाय को खुशबूदार बनाना चाहते हैं तो इसमें मौजूद पॉलीफिनोल एक्टिव एंजाइम मसलने के अमल के दौरान खारिज होंगे। जानते हैं, चाय हमारे माहौलियाती चाय के बाग की तरह सब्ज सेहत की अलामत है। इसमें परिंदे और कीड़े हैं। दर हकीकत माहौलियाती सिलसिला बहुत मुकम्मल, बहुत भरपूर और बहुत हम आहंग है। भाई, मेरी चाय आजमाएं। लोग कहते हैं कि पहली बार पानी है और दूसरी बार चाय है। दर हकीकत तीसरी और चौथी बार जौहर है। इसलिए मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि चाय के हर छोटे से टुकड़े के जरिए जो मैंने बनाया है वो हमेशा श्यांग यांग और श्यांग यांग की ज़रात में मजीद सब्ज माहौलियात लाएगी। चाय के मुकाबले में जरी ग्रीन हाउसेज में मशरूम मौसम बहार की ताकत को ज़ाहिरी शरह नमू के साथ जाहिर करते हैं। मैं हूँ ली ट्यांग शेंग। मैं ग्रीन हाउसेज में मशरूम की पैदावार के लिए जिम्मेदार हूँ। बिग बॉल मशरूम की काश्त। पिछले साल नवंबर में मशरूम फंगस को जोड़ा गया है। रवां साल मौसम बहार में जैसे ही दर्जा हरारत और नमी में इजाफा होता है, मशरूम बढ़ने लगती है। श्यांग यांग का कुदरती माहौल इस फंगस को उगाने के लिए बेहतरीन इंतखाब नहीं है, लेकिन मास्टर ली ने बिग बॉल मशरूम लगाने के लिए सोचो विचार के बाद स्मार्ट ग्रीन हाउस बनाया है। ये एक स्मार्ट ग्रीन हाउस है जिसमें स्प्रिंकलर आपाशी का निजाम, पानी की चादर और हवा गुजरने का बेहतरीन निजाम मौजूद है। जब दर्जा हरारत ज्यादा हो तो ये खुदकार तरीके से दर्जा हरारत कम कर सकता है। अगर नमी काफी नहीं है तो खुदकार तरीके से पानी का छिड़काव किया जा सकता है। मोबाइल फोन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक बटन से स्मार्ट स्प्रिंकलर आपाशी हासिल की जा सकती है। मास्टर ली ने ग्रीन हाउस में मशरूम की नशोनुमा के माहौल को एडजस्ट करने के बाद वो कल बड़ी बाल मशरूम की तरफ से लाए गए सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं। तुम सब खड़े क्यों हो? जल्दी से चुनो, मशरूम बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है। स्मार्ट ग्रीन हाउस नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, जिसके जरिए जरी मजदूरों को बचाया जा सकता है, जरी इंतजाम की दुरुस्तगी को बेहतर बनाया जा सकता है और ज़रात को तखलील से भरपूर बनाया जा सकता है।
शहर शियांगियांग के मगरिब में वाक़े बाओखांग काउंटी पहाड़ों से घिरी हुई है। पहाड़ की चोटियों में सर्दी छुपी हुई है, इसलिए कुछ अरसा पहले मौसम बहार की वजह से बाओखांग के बागात में चाय की पत्तियां बहाल होने लगी। रवां साल मार्च में दर्जा हरारत में अचानक कमी हुई और हल्की बर्फ पड़ी, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं। गुज़श्ता दिनों से दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। कल फिर बारिश हुई, दर्जा हरारत और नमी सब बढ़ रही है, जो चाय की नशोनुमा के लिए मौजू है। हमने ये चाय लेने के लिए आज बहुत जल्द इकट्ठे होने का वक्त तय किया। मौसम बहार की बर्फ के बाद बाओखांग की चाय तेजी से बढ़ती है, ताहम ताज़ा पत्तों से चाय की पत्तियों में बदलने की रफ्तार ज्यादा मुतासिर कुन है। करीब ही एक मकामी चाय फार्म का मालिक है। जब हम दोपहर को काम खत्म करेंगे तो वो चाय की पत्ती लेने आएगा। चाय जमा करना, चाय जमा करना। ये ठीक है, काफी दुरुस्त तरीके से चुनना है। ये 6 युआन है। ऊपर रखो। चाय की चुनाई के अरूज के मौसम के दौरान बाउचा ग्रुप के रेफ्रिजरेटेड ट्रक मेहनती शहद की मक्खियों की तरह होते हैं, जो चाय के बागात में आते जाते हैं। वो चाय के किसानों की ताज़ा चाय की पत्तियों को ग्रुप के अहाते में वापस ले जाते हैं, जहां चीन में चाय बनाने की आला तरीन टेक्नोलॉजी की हामिल एक प्रोडक्शन लाइन है। ये प्रोडक्शन लाइन एक स्मार्ट आलमी प्रोडक्शन लाइन है जो हमारे ग्रुप ने खुद तैयार की है। हर रोज इस चाय को बनाने के लिए सिर्फ एक कारकुन को एक बटन दबाना पड़ता है। 5000 किलोग्राम खुश्क चाय रोजाना आम काम के अमूमी औकात में 8 घंटे के अंदर बनाई जा सकती है। ये लाइन फिलहाल चीन में वाहिद साफ पैदावारी लाइन है, दुनिया में भी सरे फहरिस्त है। 10 घंटे के अंदर चाय के पौधों से ताज़ा पत्ते निकल आते हैं और चाय तैयार हो जाती है। पेचीदा अमल मशीनरी के फवायद को मुकम्मल तौर पर जाहिर करता है। हमारी बहार की चाय का हर कप मेहनत से तैयार होता है, इसलिए हमें कदर करनी चाहिए। हमारे जदीद आलात और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हर पत्ते को बेहतरीन बनाया जाएगा और हर सारिफ को मौसम बहार का जायका पीने दिया जाएगा। शहर शियांगियांग में न सिर्फ चाय और मशरूम का, बल्कि गंदम, सब्जियों, रेपसीड, मछली और केकड़े सभी बहार का जायका मौजूद है। शियांगियांग के किसान ज़री टेक्नोलॉजी को मुसलसल तरक्की देते हैं, ज़री सहूलियात की तामीर करते हैं और कुदरत के तोहफों को बेहतर तरीके से पसंद करते हैं। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।